Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to discuss our second session of today's lecture, religion. बेटा, कोई सवाल जो हम पिछला सेशन डिस्कस कर रहे थे उसमें कोई सवाल है आप लोगों के पास या कोई पॉइंट ऐड करना चाहेंगे आप लोग? एनीवन? एनीवन? ये सर रिलीजन का ये भी है कि वो मतलब लोगों को यूनाइट करता है। बेटा आपकी आवाज कट रही है। सर रिलीजन का एक पॉइंट ये भी है कि वो मतलब अच्छा, चले चले ठीक है बेटा, आवाज आपकी कट रही है। अच्छा बेटा, अब हम सेकंड से जी जी सर ये चेंजिंग एप्लीकेशन की सर चेंजिंग एप्लीकेशन में जो था ना सर कि सोसाइटी के बाद लोग रिलीजन चेंज करते रहते हैं। हाँ, तो सर इसमें ऐड करना चाहता है कि सर अब बाज लोग इस तरह भी है ना कि सर इस तरह केसेस आते हैं डेली लाइफ में के बाज लोग पैसों की खातिर भी चेंज कर लेते हैं, पैसे नहीं होते इनके साथ। जिस तरह सर ये कादियानी लोग अब मेहनत कर रहे हैं ना पूरे मुल्क में लोगों को अपनी तरफ जो है ना अट्रैक्ट कर रहे हैं। और बात केसेस इस तरह श्रीलंका का एक फॉर्मर क्रिकेटर था दिलशान, वो पहले मुस्लिम था सर, बट किसी क्रिश्चियन लड़की को रब हो गए तो मोहब्बत हो गई तो फिर उसकी खातिर उसने जो है ना रिलीजन चेंज कर। अच्छा चले ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब हम सेशन नंबर 2 में जो बकाया हमारा है लेक्चर वो डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है बेटा। अब एक और पॉइंट आया सिविल रिलीजन। अब सिविल रिलीजन क्या है बेटा? नंबर 1, one dimension of secularization is what Robert Bela called civil religion. बेटा सिविल रिलीजन सेकुलराइजेशन का एक कंपोनेंट है, एक हिस्सा है। रॉबर्ट बेला ने इसका ये कॉन्सेप्ट दिया है। अब उसमें उसका क्या मकसद है सिविल रिलीजन का? A quasi religious loyalty binding individuals in a basically secular society। यानी कि बेटा जिस तरह से लोग मजहब के साथ जुड़े हुए होते हैं, इमोशनली डीपली जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो लोग हैं वो अपने सोसाइटी, सेकुलर सोसाइटी के साथ यानी बहुत डीपली वो जुड़े हुए होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिविल रिलीजन। यानी कि बेटा आप लोग काफी लोग देखेंगे जो कि यानी मजहबी नहीं होते हैं, जिनका मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो इतने ही यानी जिस तरह से मजहबी लोग बहुत शदीद हद तक वो जो वो अपने मजहब से अटैच होते हैं, तो वो अपनी सोसाइटी के साथ उस हद तक वो अटैच होते हैं, ठीक है बेटा, उतने कंसर्न होते हैं, उतने अटैच होते हैं। तो ये उनका सिविल रिलीजन है। इट मींस यू शो लॉयल्टी विद योर सोसाइटी, आप अपनी सोसाइटी के साथ लॉयल्टी दिखा रहे हैं, तो दैट इज सिविल रिलीजन। नंबर 2, सिविल रिलीजन इन्वॉल्व्स अ रेंज ऑफ रिचुअल्स। अच्छा, अब इसमें क्या क्या रिचुअल्स पाए जाते हैं सिविल रिलीजन में? फ्रॉम स्टैंडिंग टू सिंग द नेशनल एंथम। आप लोग देखते हैं कि जब कौमी तराना बजता है तो यानी लोग खड़े होकर सुनते हैं जिस तरह से। अब ऐसा नहीं है कि वो जो मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो कौमी तराने के लिए खड़े नहीं होते, वो भी खड़े होते हैं, लेकिन कौमी तराने के लिए खड़े होना और इस तरह की बाकी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं सोसाइटी की, स्टेट से रिलेटेड, तो वो बहुत यानी उसको उसके साथ वो बहुत ज्यादा डीपली अटैच होते हैं। अच्छा, जब कोई क्रिकेट की मैच हो या कोई फुटबॉल की मैच हो, अपने मुल्क का झंडा जो वो पकड़कर वो ग्राउंड में खड़े हों और अपनी टीम के साथ बहुत शिद्दत का लगाव रखते हों, उसके लिए बड़ी यानी दूर से सफर करके आना और अपनी टीम का मैच देखना, उसके लिए नारे लगाना, चेहरे पे पेंट करना, अब ये क्या है? ये अटैचमेंट है उनकी अपनी सोसाइटी के साथ। नंबर 3,
At all such events, flag serves as a sacred symbol. यानी जैसे मस्जिद है मुसलमानों के लिए मुकद्दस जगह है, और मंदिर है वो हिंदुओं के लिए मुकद्दस जगह है, इस तरह और भी कई चीजें होती हैं जो हमारे लिए मजहब के की यानी वो काबिल एहतराम चीजें होती हैं। तो बेटा इसी तरह जो रियासत का झंडा होता है वो इन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। यानी आपने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया के झंडे को पांव तले रौंद देंगे तो वो लोग आपको कच्चा खा जाएंगे। अब ये है क्या है, तो कपड़े का एक टुकड़ा, लेकिन वो कपड़े के टुकड़े के साथ भी डीपली अटैच होते हैं। अच्छा, झंडा जो है वो सेक्रेट सिंबल होता है उनके लिए। क्यों होता है? क्योंकि वो उनकी नेशनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और एंड वी एक्सपेक्ट पीपल टू ट्रीट विद रिस्पेक्ट, और सारे लोग जो है वो उनसे ये उम्मीद की जाती है, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो उनका नेशनल आइडेंटिटी का फ्लैग है उसको रिस्पेक्टफुली जो है वो ट्रीट किया जाए। तो दिस इज कॉल्ड सिविल रिलीजन। अच्छा, उसके बाद रिलीजियस रिवाइवल। नंबर वन स्ट्राइकिंग रिलीजियस ट्रेंड टुडे इज द ग्रोथ ऑफ फंडामेंटलिज्म। फंडामेंटलिज्म, ये फंडामेंटलिज्म क्या है बेटा? A conservative religious doctrine that opposes intellectualism and worldly accommodation in favor of restoring traditional otherworldly religious। यानी कि बेटा फंडामेंटलिज्म क्या होता है? फंडामेंटलिज्म मॉडर्न सोसाइटी की जो नई नई चीजें आती रहती हैं उनको अपोज करता है, इंटेलेक्चुअलिज्म को अपोज करता है, और जो जितनी दूसरी चीजें होती है उनको अपोज करता है। और वो तारीखी चीजें जो होती हैं उनकी, जो माजी से कई सदियों से चलती आ रही होती हैं, उनके साथ वो डीपली जुड़े हुए होते हैं। तो उन लोगों को हम फंडामेंटलिस्ट कहते हैं। तो फंडामेंटलिज्म भी सोसाइटी में पाया जाता है। आप देखेंगे अक्सर जो है वो फॉर एग्जांपल लड़कियां या औरतें जो है वो बगैर दुपट्टा लिए अगर वो चल रही होती है शहरों में, और अगर वो यूरोपियन सोसाइटी की तरह वो यानी टी शर्ट वगैरह जीन्स वगैरह पहनती हैं, तो जो फंडामेंटलिस्ट लोग होते हैं वो उनको यानी अपोज करते हैं कि भाई ये चीज गलत है, ये नई नई चेंजेस ये गलत है, हमें हमारे अपने जो सोसाइटी है, हमारा जो मजहब है, उनकी बताई हुई चीजों से हमें उनको पकड़कर मजबूती के साथ हमें रहना है, हमें नई नई चीजें एक्सेप्ट नहीं करनी है। नंबर टू, in response to what they see as the growing influence of science and the weakening of the conventional family, religious fundamentalists defend what they call traditional values। अच्छा बेटा, ये जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं, हमारा मुआशरा बेटा हमेशा यानी इनको मीडिया जो वो नेगेटिवली शो करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि फंडामेंटलिस्ट गलत ही हों। अच्छा, साइंस का जैसे असर बढ़ता जा रहा है और फैमिली जो है वो कमजोर होती जा रही है, आप देखेंगे कि फैमिली सिस्टम किस तरह से टूट फूट का शिकार है अमेरिका में और दूसरे ममालिक में, यूरोप के ममालिक में। और अबॉर्शन सिस्टम होता है, आपको पता है आजकल बड़ी डिबेट चल रही है। एक होते हैं वो कहते हैं कि भाई औरत की बॉडी है, उसका अपनी मर्जी है, वो बच्चा रखना चाहे या उसको गिराना चाहे उसकी मर्जी है। लेकिन जो मजहबी लोग होते हैं वो कहते हैं मर्जी नहीं है, ये किसी बच्चे को गिराना यानी एक जान को कत्ल करना है और ये खून होता है, ये गलत है। अब जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई ये गलत चीज है, अबॉर्शन नहीं होना चाहिए। तो वो ट्रेडिशनल वैल्यूज को प्रिफर करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं कि भाई जो हमारा माजी है उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। अच्छा बेटा, अब हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे फंडामेंटलिज्म को। फंडामेंटलिज्म क्या है? नंबर वन, फंडामेंटलिस्ट टेक द वर्ड्स ऑफ सेक्रेड टेक्स्ट लिटरली। यानी जो टेक्स्ट होता है, फॉर एग्जांपल कुरान है, गीता है, बाइबल है, जो कोई अल्फाज हैं उनको एज इट एज वो यानी कबूल करते हैं, उनको यानी उनकी उनकी यानी लिटरल मीनिंग वो लेते हैं जो अल्फाजों की माना होती है। बियॉन्ड अल्फाजों की माना जो बियॉन्ड है वो उसको नहीं लेते। फंडामेंटलिस्ट इंसिस्ट ऑन अ लिटरल रीडिंग ऑफ सेक्रेड टेक्स्ट
to counter what they see as excessive intellectualism. यानी बेटा एक्सेसिव इंटेलेक्चुअलिज्म क्या होता है कि भाई आप इन अल्फाजों की माना पीछे माना क्या है उस माना में चले जाएं, लेकिन उनकी तशरीह क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, उसमें चले जाएं। तो ये कहते हैं कि नहीं भाई, जो अल्फाजों की एग्जैक्ट माना है वही हमारे लिए काफी है। नंबर 2, फंडामेंटलिस्ट रिजेक्ट रिलीजियस प्लूरलिज्म। फंडामेंटलिस्ट बिलीव दैट टॉलरेंस एंड रिलेटिविज्म डिल्यूट पर्सनल फेथ। यानी कि बेटा प्लूरलिज्म जो होता है, प्लूरलिज्म क्या होता है, हमने कल्चरल प्लूरलिज्म डिस्कस किया था, जिसमें यानी हर ग्रुप को अपना अपना रिलीजन, अपना अपना कल्चर के मुताबिक अपनी लाइफ गुजारने का हक है। ठीक है बेटा। लेकिन फंडामेंटलिस्ट कहते हैं कि जो सोसाइटी है उसमें एक ही फेथ जो है, एक ही फेथ की डोमिनेंस होनी चाहिए और वो हमारा फेथ है। नंबर 3, therefore they maintain that their religious beliefs are true and other beliefs are not। और उनका ये भी मानना होता है कि जो हमारे बिलीव्स हैं वही दुरुस्त हैं, वही सच्चे हैं, दूसरे लोगों के बिलीव्स जो है वो दुरुस्त नहीं है, सच्चे नहीं है। तो बेटा ये थी कुछ खुसूसियात फंडामेंटलिज्म की। नंबर 4, फंडामेंटलिस्ट परस्यू द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। यानी कि वो बहुत ही करीब होते हैं, वो इस चीज का भी कहते हैं कि भाई यानी कि एक्चुअली दे ट्राई टू कम क्लोजर टू द गॉड। यानी वो यही कहते हैं कि भाई हर जगह अल्लाह है, अल्लाह में देख रहा है। ठीक है बेटा। यानी उनकी उनकी लाइफ के एक एक पहलू में यानी वो अल्लाह का रेफरेंस होता है। In contrast to worldliness and intellectualism of other religious organization, fundamentalists encourage a return to good old time religion। यानी इनकी उनकी उनकी क्या होती है, ख्वाहिश क्या होती है, इनका मकसद क्या होता है कि हमें जो है पुराने जमाने का जो हमारा स्ट्रक्चर होता था हमें वही चाहिए। जैसे आप देखें अभी मुख्तलिफ जो जमातें होती हैं, पार्टियां होती हैं, मजहबी पार्टियां, उनका मकसद क्या होता है कि भाई हमें खिलाफत का निज़ाम चाहिए। जमातुल दावा जो है अहले हदीस, उनका एक मकसद होता है कि भाई जो है वो हमें खिलाफत का निज़ाम चाहिए। अब खिलाफत का निज़ाम तो बहुत पुराना हो चुका, उसमें एक ही वक्त में 20-20, 30-30 ममालिक एक ही खिलाफत के अंदर में आते थे। ठीक है बेटा, उस चीज को रिवाइव करना चाहते हैं। नंबर 5, फंडामेंटलिस्ट अपोज सेकुलर ह्यूमनिज्म। ये जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो सेकुलर ह्यूमनिज्म की अपोजिशन करते हैं, मुखालफत करते हैं। फंडामेंटलिस्ट थिंक अकोमोडेशन टू द चेंजिंग वर्ल्ड अंडरमाइंस रिलीजियस कन्विक्शन। ठीक है बेटा। तो दे बिलीव दैट to accommodate new changes will distort our religion। यानी अगर हम नई नई पैदा होने वाली चीजों को हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा जो अपना मजहब है उसका हुलिया बिगड़ जाएगा। नंबर 6, दे रिजेक्ट सेकुलर ह्यूमनिज्म। सेकुलर ह्यूमनिज्म को रिजेक्ट कैसे करते हैं? आवर सोसाइटीज टेंडेंसी टू लुक टू साइंटिफिक एक्सपर्ट्स रादर देन गॉड फॉर गाइडेंस अबाउट हाउ टू लिव। यानी कि बेटा सेकुलर ह्यूमनिज्म क्या है कि यानी कि वो कहते हैं कि भाई हर चीज के लिए आपको लोगों की तरफ जाना चाहिए। ठीक है बेटा। फॉर एवरी इशू, फॉर एवरी नीड यू शुड रिफर टू द अदर पीपल। इफ यू आर इल, if you are diseased, you have to go to doctors, but fundamentalists say you should not, you should first refer to the God। you should refer to the God for everything। आपको जो कोई जरूरत है उसके लिए आप गॉड को रिफर करें। नंबर 7, फंडामेंटलिस्ट endorse conservative political goals। अच्छा, फंडामेंटलिस्ट इंडोर्स कंजर्वेटिव पॉलिटिकल गोल्स। यानी बेटा कंजर्वेटिव क्या होते हैं? एक होते हैं लिबरल, एक होते हैं कंजर्वेटिव। लिबरल यानी क्या कहते हैं कि
दे आर रेडी टू एक्सेप्ट चेंज, यानी दे आर रेडी टू एक्सेप्ट चेंज। कंजर्वेटिव कौन होते हैं? दे डू नॉट एक्सेप्ट चेंज। अल्दो फॉर एग्जाम्पल आप देखें, अभी आज से 20 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि लड़कियां जॉब भी कर सकती हैं। आज आप गांव में जाएंगे तो गांव के लोग अभी भी लड़कियों को जॉब की इजाजत नहीं देते। तो वो जो तब्दीली नहीं चाह रहे होते, वो कहते कि नहीं, हमारा आबा अजदाद की ये रिवायत रही है, हम अपनी लड़कियों को जॉब नहीं करने देते। तो ये ट्रेडिशनल या ये कंजर्वेटिव कहलाता है। लिबरल क्या है? लिबरल ये कि भाई अगर दूसरे समाज की लड़कियां जॉब कर रही है तो हमारी लड़कियों को भी करनी चाहिए, कोई नई बात नहीं है। यानी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं चेंज को। Although fundamentalism tends to back away from worldly concerns, some fundamentalist leaders have entered politics to oppose the liberal agenda, which includes feminism and gay rights. यानी कि आप देखेंगे कि फंडामेंटलिस्ट जो हैं काफी सारे सियासत में भी आ गए हैं, और वो जो है वो अक्सर औकात जो नई नई लिबरल चीजें आ रही होती है उनको अपोज कर रहे होते हैं। अभी आप देखिए अमेरिका के सबसे बड़े इश्यूज जो हैं वो अबॉर्शन है और गे राइट्स हैं, यानी सेम सेक्स मैरिजेस हैं। उनको वो लोग अपोज करते हैं कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर रिलीजन के ऊपर। अब अगर आप लोगों के पास कोई सवाल हो या कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। एनीवन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बेटा, नेम? सर सर कुशाल चंद। जी खुशाल। हाँ सर, मैं मज़हब के बारे में जो एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जी जी। जैसे कि मज़हब के फंक्शंस में। हम्म। सर जैसे मज़हब होता है कि एक मज़हब ही है जिससे हम जो सो उस मज़हब से अगर रिलेटेड हैं तो फिर हम जो अपने नफ्स पर जो है, अपनी ख्वाहिश पर जो है, विश पर जो है हम काबू पा सकते हैं। और जो है सो मज़हब से हम रिलेटेड नहीं है तो फिर हम जो है ये क्राइम वगैरह में चले जाते हैं, अपने नफ्स पर से काबू नहीं पा सकते हैं। तो ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये हो सकता है मज़हब के फंक्शन में। जी बिल्कुल बेटा, ये वही सेल्फ कंट्रोल वाली बात है। ये आप सेल्फ कंट्रोल कह रहे हैं, हमने सोशल कंट्रोल पढ़ाया था। चलिए ये आपकी सातवीं पॉइंट होगी हमारी। जी बेटा, उसके अलावा कोई और? सर एक और मैं चीज़ पूछना चाहूँगा। जी जी। सर जैसे कि आपने बताया कि चेंजिंग एफिलिएशन में कि जैसे कि हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है तो फिर यहाँ पर जो है सो लोग मतलब जो चेंज नहीं करते तकरीबन। मगर जैसे सर ये इंडिया इंडिया भी तो एक हिंदुओं का मुल्क है, और उसमें क्या, उसमें भी तो लोग चेंज करते हैं ना अपना मजहब। तो वो भी है तो ये हिंदुओं की स्टेट, मगर फिर भी चेंज करते हैं क्यों? नहीं, असल में बेटा आपने पॉइंट हमारी समझी नहीं है। अब जैसे पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम है इस्लामी जमहूरिया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यानी इस्लाम हमारा सरकारी मजहब है। यानी पाकिस्तान का जो ऑफिशियल रिलीजन है वो इस्लाम है, डिक्लेयर्ड है। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। इंडिया इंडिया ने ये दावा ही नहीं किया कि ये हिंदू स्टेट है। 79%, 79% जो है वो हिंदू हैं। ठीक है बेटा, लेकिन इंडिया इज नॉट अ हिंदू स्टेट। इंडिया ने ऑफिशियल जो आप देखेंगे ना, इंडिया अब वाकई भी बीजेपी आ गई है बहुत सारे हुकूमत में, जो यानी मजहब का उनका अमल दखल ज्यादा हो गया है। बाकी की जो माइनॉरिटीज हैं उनकी जिंदगी अजीरन बन चुकी है। लेकिन आप अगर उनका ऑफिशियल देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, उनका आइन देखेंगे, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। यानी इंडिया कहता है कि भाई मैं, ये जो गवर्नमेंट है, स्टेट का कोई मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? जी हाँ सर। लेकिन दो दो मुल्क हिंदू स्टेट दो हैं। एक मालदीव, सॉरी मालदीव नहीं, वो क्या कहते हैं, नेपाल। नेपाल नेपाल इज अ हिंदू स्टेट। यस सर। नेपाल और मॉरिशस, मेरे ख्याल में, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मॉरिशस भी हिंदू स्टेट है, डिक्लेयर्ड हिंदू स्टेट। नेपाल तो है, मॉरिशस के लिए मैं 50-50 हूँ। बाकी इंडिया का जो मैंने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, वो यही है कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। इंडिया ने ऑफिशियली ना इस्लाम को, ना हिंदुइज्म को, ना सिखिज्म को, ना किसी और मजहब को अपना स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया, किसी भी मजहब को नहीं किया है। इसीलिए आप देखते हैं कि वहां पे लोग मजहब चेंज करते हैं। सर एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी।
सर जैसे सेक्युलराइजेशन में हमने पढ़ा कि जैसे साइंस वगैरह आ जाती है, जो ये वही चीजें मानते हैं जो इनको दिखाई देती हैं, जो हम्म, अप्रूव हो सकती हैं, हम्म, ट्रू हो सकती हैं। तो जैसे सर इसमें मैं एक चीज ये नोट कर रहा हूँ कि जैसे कि हमारे पुराने को शक व गुमान होते थे, भ्रम होते थे, तो साइंस ने आज जो वो सारे क्लियर कर दिए हैं। जी तो ये इसकी एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. असल में बेटा खलील जिब्रान आपने सुना होगा, लिबनान का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था। तो यस सर। उसकी एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। उसने कहा कि साइंस और मजहब में बिल्कुल तालमेल है, तालमेल। यानी तालमेल क्या होती है, यानी दोनों में कोई झगड़ा नहीं है, साइंस और मजहब में कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन लेकिन अकीदे और साइंस में झगड़ा है। अकीदा क्या होता है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि भाई मुझे पेट में दर्द हो गया है और ये किसी ने जादू कर दिया मुझ पर। अब ये आपका अकीदा है। लोग जाते हैं, फॉर एग्जांपल बच्चा पैदा नहीं होता, किसी दरगाह पे जाते हैं, किसी क्या कहते हैं कि खिड़की को जो है वो तावीज बांध कर आते हैं, ताला बांध कर आते हैं कि भाई ये ताला बंधा हुआ है और अब हमें औलाद हो जाएगी। बेटा ये आपके अकीदे हैं, मजहब ने ये चीजें नहीं कही। मजहब की अगर आप तालीम में देखेंगे तो मजहब यानी आप सारे लिटरेचर्स को पढ़ेंगे तो मजहब जो है, स्पेशली आप अगर कुरान पाक को विद ट्रांसलेशन जाके पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आफाकी है, यानी कि वो उनमें इवन साइंस की कोई भी चीज जो है वो उनमें वो साइंस उनको नेगेट नहीं करती, ना वो साइंस को नेगेट करते हैं। यानी कोई भी झगड़ा नहीं है साइंस का और मजहब का, बल्कि अकीदे और साइंस का आपस में झगड़ा है। जी, एनीवन एल्स? थैंक यू सर। आप देखेंगे ये जो है सूरज है, चांद है और धरती, ये आपने सोलर सिस्टम पढ़ा होगा। तो सूरज के आसपास गिर्द ये जो है वो सारे चक्कर लगा रहे हैं। तो आप देखें इनका जिक्र आपको कुरान में भी मिलेगा। अभी ये जो 15वीं 16वीं सदी में जो है वो यानी कि साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि भाई धरती जो है वो घूम रही है, सूरज के गिर्द घूम रही है धरती। उस वक्त के जो ईसाइयत के यानी थे वो बड़े, उन्होंने उन लोगों को माना ही नहीं, इवन उनको फांसियां दे दी कि तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन अगर आप कुरान में जाकर देखेंगे तो वो क्लियर यानी उसमें लिखा होता है कि भाई ये जो धरती है और बाकी के जो है वो अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। ठीक है बेटा, इस तरह की और भी कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो साइंस अभी कह रही है। इवन जो हदीस मुबारक की जितनी भी, क्योंकि मैंने डीप में हदीसों की किताब पढ़े और फिर मैं उनकी जो है वो जो हमारे अमल के लिए होती है वो मैं इनको लिखता भी रहता हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे साइकोलॉजी की रिसर्चेस पढ़ी है, बहुत ज्यादा पढ़ी है, सोशियोलॉजी की बहुत ज्यादा किताबें पढ़ी हैं। तो इनका जो कंक्लूजन निकल निकल आता है साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, जो कंक्लूजन निकल आता है, फिर आप वहां पे हदीस की जो तालीमात देखते हैं वो बिल्कुल मैच हो जाता है। यानी साइंस रिसर्च रिसर्च करने के बाद उस जगह पे पहुंचती है, लेकिन आपका मजहब पहले ही वो बात आपको बता चुका होता है। जी बेटा, एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर। Sir, I have a question. जी सर ये जो अकीदा वाली जो बिलीव वाली जो चीज है, तो हम्म। सर ये जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं इनमें भी ये चीज होती है? बेटा देखिए, अकीदा सबका होता है, अकीदा सबका। आप देखिए मजहब एक ही है। अब मैं आपको इसकी सादी सी मिसाल बता दूं कि जब हमारा लेक्चर होता है तो आप लोग 45 बच्चे भी बैठे हैं, आप 45 के 45 बच्चों ने अपने अपने नोटबुक्स में अपने नोट्स लिए होंगे। तो बात तो मेरी एक ही है, लेकिन एक बात को आप 45 जने अपने अपने एंगल से समझ रहे हैं। अब आपने जो कुछ लिखा होगा हर एक का दूसरे से मुख्तलिफ होगा। बिल्कुल उसी तरह बेटा मजहब एक ही होता है, लेकिन अकीदे बहुत ज्यादा होते हैं। हर बंदा अपनी अपनी समझ के मुताबिक उनको ले रहा होता है। उस हिसाब से मेरा भी अकीदा है, आपका भी है, सबका है। जो फंडामेंटलिस्ट है उनका भी होता है। जी बेटा, एनीवन एल्स? लास्ट लास्ट क्वेश्चन कोई बच्चा पूछे, उसके बाद हम एंड करेंगे।
अच्छा ठीक है बेटा, अभी अगर किसी के पास सवाल नहीं है तो हम सेशन को एंड करेंगे। अब हमारे पास बेटा सिर्फ तीन लेक्चर रह गए हैं हमारे पास। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में हमें 5 लेक्चर करने थे, दूसरा हमने कर लिया, तीसरा कल करेंगे, और बाकी जो 2 रहेंगे वो नेक्स्ट मंडे और नेक्स्ट ट्यूसडे करेंगे। नेक्स्ट ट्यूसडे पे हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद का जो वीक होगा उसमें हम अपनी प्रेजेंटेशंस लेंगे, तो प्लीज बी प्रिपेयर। सर जी बेटा। सर एक और क्वेश्चन पूछना था। जी जी। सर आपने एक प्रोजेक्ट्स दिया था ईद से पहले, हम्म। तो सर उसका आपने बोला था कि ईद के बाद जो हम उसे रिवाइज प्रेजेंटेशन के लिए मंगाएंगे, बेटा अभी अभी तो अभी मैंने आप अभी सर ने बताया ना। अभी मैंने इसी सिलसिले में बता दिया कि हमारे सिर्फ 3 टॉपिक रहते हैं, आज के बाद 3 टॉपिक रहते हैं। तो आप लोगों के जी साथ सिर्फ एक टॉपिक में करूंगा नेक्स्ट मंडे पे, बाकी के 2 टॉपिक एक कल करूंगा और एक नेक्स्ट ट्यूसडे पे करूंगा बी सेक्शन वालों के साथ। फिर हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा हमारा, उससे आपकी प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएंगी। ठीक है बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।